Hello students, welcome you in mechanics class. It's the BSc part first physics class and it is my 14th lecture. Rotating frame of reference and Coriolis force. घूमता हुआ निर्दिष्ट तंत्र एवं कॉरियोलिस बल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैकेनिक्स का। ये विद्यार्थियों, घूमते हुए तंत्र में रूपांतरण समीकरण हम लोगों ने पहले भी पढ़े थे और आज भी ये रूपांतरण समीकरण हैं घूमते हुए तंत्र के, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। बट देयर इज ए स्लाइट डिफरेंस। इन प्रीवियस आर्टिकल we have seen the rotation of frame of reference with respect to z axis, but here the frame of reference is rotating independently and origin point is the common point. Students, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था, एक घूमता हुआ तंत्र हमने लिया था और उसमें रूपांतरण समीकरण पढ़े थे। उसमें और इसमें इतना ही अंतर है कि वहाँ जेड अक्ष को उभयनिष्ठ अक्ष लिया था और जेड अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति हो रही थी, यानी कि ये जेड अक्ष फिक्स इस तरह से और इसके सापेक्ष ये घूर्णन गति कर रहा दूसरा तंत्र। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मूल बिंदु इसका उभयनिष्ठ है और इसके सापेक्ष घूर्णन गति तीनों ही अक्षों में हो रही है, एक्स में भी हो रही है, वाई में भी हो रही है और जेड में। इनका कोणीय वेग नियत वेग है ओमेगा। तो हम ये कहें कि एस एक स्थिर तंत्र, एस डैश ये घूमता हुआ तंत्र है। इस तरह से घूमता हुआ तंत्र हमारी पृथ्वी भी हो सकती है। एग्जाम्पल के रूप में अर्थ यानी कि पृथ्वी, ये भी एक घूमते हुए तंत्र का उदाहरण है। इसका कोणीय वेग ओमेगा ये होता है 7.35 इंटू 10 की पावर -5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी रेडियन पर सेकेंड। तो ये रेडियन पर सेकेंड ये होगा। तो ये पृथ्वी का कोणीय वेग होता है। इस तरह का कोई पिंड ये है और ये पिंड गतिशील है, घूमता हुआ तंत्र है। विद्यार्थियों, इस घूमते हुए तंत्र का मैं फिर से बता रहा हूं, मूल बिंदु उभयनिष्ठ है, कॉमन है। मूल बिंदु के सापेक्ष कोई m द्रव्यमान का कण है और इस m द्रव्यमान के कण की स्थिति स्थिर तंत्र s के सापेक्ष x y z और गतिशील तंत्र के सापेक्ष x डैश y डैश z डैश ये, अर्थात OP is equal to R and its value x I cap plus y j cap plus z k cap। ये स्थिति सदिश है S तंत्र के सापेक्ष जो कि स्थिर तंत्र है, और घूर्णन करता हुआ तंत्र S डैश, इसके सापेक्ष भी इसकी स्थिति यही है R डैश सेम। तो आल्सो इट्स वैल्यू इज R डैश इक्वल, लेकिन R डैश को जब हमें लिखना पड़ेगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिए हैं स्थिति के रूप में x डैश y डैश z डैश, लेकिन ये x y z स्थिर तंत्र की स्थिर अक्ष हैं जिनके एकांक सदिश हमने लिए हैं i कैप, इसका लिया है हमने j कैप
और इसका हम ले रहे हैं के कैप। ये इनके एकांक सदिश है। लेकिन विद्यार्थियों, जब घूम रहा है तंत्र तो ये आई की दिशा यहां से बदल के ये हो गई। इसका मतलब आई इट इज नॉट फिक्स। तो अब आई का नया दिशा के रूप में एकांक सदिश आई डैश लिया जा सकता है। इसी तरह से जे डायरेक्शन, इसका एकांक सदिश जे डैश लिया जा सकता है और इसका एकांक सदिश के डैश ये हम ले लेते हैं। तो ध्यान रहे आई जे के दीज आर यूनिट वेक्टर्स, एकांक सदिश हैं। स्थिर तंत्र एस के सापेक्ष। लेकिन जब बात एस डैश तंत्र की करते हैं तो ये एकांक सदिश स्थिर नहीं होते, इनकी दिशाएं बदल गई। इसलिए आई डैश कैप, जे डैश कैप, के डैश कैप, ये एकांक सदिश एस डैश तंत्र के सापेक्ष। तो ये एकांक सदिश हैं, अलग अलग है। आई जे के और आई डैश जे डैश के डैश। तो यहां आर डैश की वैल्यू लिखी जाएगी एक्स डैश आई डैश कैप प्लस वाई डैश जे डैश कैप प्लस जेड डैश के डैश कैप, ये वैल्यू होगी। लेकिन एकांक सदिश सेम है, आर की वैल्यू तो सेम है, चाहे उसको आर कहें या उसको आर डैश कहें, इसकी वैल्यू तो ओपी सदिश के रूप में ही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, इसलिए वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स डैश आई डैश कैप प्लस वाई डैश जे डैश कैप प्लस जेड डैश के डैश कैप। ये मेरे पास में एक इक्वेशन है, समीकरण नंबर एक। किसी क्षण स्थिति सदिश का मान है और ये मान एस डैश यानी कि घूमते हुए तंत्र के सापेक्ष है। तो ये है किसी क्षण घूमते हुए तंत्र, किसी क्षण समय टी पर घूमते हुए तंत्र एस डैश के सापेक्ष, घूमते हुए तंत्र एस डैश के सापेक्ष एम द्रव्यमान के पिंड का स्थिति सदिश। ये स्थिति सदिश हमें प्राप्त हुई है। इसलिए वेग और वेग की वैल्यू v इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, मीन्स डी अपॉन डी टी इंटू एक्स डैश आई डैश कैप प्लस वाई डैश जे डैश कैप प्लस जेड डैश के डैश कैप। ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की। डिफरेंशिएशन हम कर देंगे इसके लिए, तो v इज इक्वल टू, जो मेरे पास में आया डी आर अपॉन डी टी, ये मान अब जो आएगा मेरे पास, इसकी वैल्यू डी एक्स डैश अपॉन डी टी आई डैश कैप, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, प्लस
डी वाई डैश अपॉन डी टी जेड एस कैप प्लस डी जेड डैश अपॉन डी टी के डैश कैप। यहां तक का डिफरेंशिएशन करना तो आप विद्यार्थियों को आता है, आप लोगों ने किए हैं, लेकिन अभी ये डिफरेंशिएशन पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने केवल x इंटू आई डैश, इस टर्म में केवल x डैश का डिफरेंशिएशन किया है, आई डैश की बात नहीं की, आई डैश को कांस्टेंट मान लिया। इसी तरह से यहाँ y डैश का मैंने डिफरेंशिएशन किया है, z डैश की हमने बात नहीं की, या इसी तरह से यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ समय के सापेक्ष चूंकि तंत्र हमारा एस डैश तंत्र रोटेशन करता हुआ तंत्र है, तो आई डैश अभी तो ये यहाँ पर है और थोड़ी देर बाद में ये एक्स डैश और ऊपर चला जाएगा, तो ये आई डैश की ऊपर स्थिति आ जाएगी और स्थिति बदल जाएगी, यानी कि आई डैश भी गति कर रहा है, जे डैश भी और के डैश भी, ये समय के सापेक्ष ये भी गतिशील है, इनको हम स्थिर नहीं कह सकते। इसलिए इस अवकलन में हमें इनका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो u इंटू वी के अनुरूप डिफरेंशिएशन करते हैं, तो पहले u का कर लिया, फिर v का भी करना पड़ेगा। v का करने के लिए u को स्थिर रखते हैं, तो अगली टर्म जो आएगी इस वाली टर्म से, एक तो ये टर्म होगी प्लस इसके साथ में दूसरी टर्म होगी x डैश यथावत डी आई डैश अपॉन डी टी, प्लस इसके साथ में होगी y डैश इंटू डी जे डैश कैप अपॉन डी टी, प्लस जेड डैश यथावत डी के डैश कैप अपॉन डी टी। ये इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन होगा। इट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, समीकरण सेकेंड। विद्यार्थियों, एक टर्म मेरे पास में है डी एक्स डैश अपॉन डी टी आई डैश कैप प्लस डी वाई डैश अपॉन डी टी जे डैश कैप प्लस डी जेड डैश अपॉन डी टी के डैश कैप। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसको आप अच्छे से समझ लें। केवल इस टर्म की मैं बात करता हूं तो ये कौन सी टर्म हुई अकेली है, तो ये तो वो डिफरेंशिएशन होता है जिस डिफरेंशिएशन को आप आज तक पढ़ते रहे हैं, करते रहे हैं, लेकिन ये तब है जबकि आई डैश जे डैश के डैश ये स्थिर अवस्था में हो, यानी कि तंत्र हमारा स्थिर अवस्था में हो, गतिशील नहीं कर रहा हो। लेकिन वास्तविकता यह है कि तंत्र तो गतिशील है, तो इसको हम एक अलग से नाम देते हैं, पहचान देते हैं, और ये पहचान मैं दे देता हूं डी डैश आर अपॉन डी टी, डी डैश आर अपॉन डी टी, ये मैं नाम दे देता हूं इस टर्म का, जो समीकरण 2 की पहले 3 पदों की ये टर्म है। तो मेरे पास में इस v की वैल्यू आएगी v इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, और ये वैल्यू में पहली ये तीनों पद, इनको मैं नाम दे देता हूं, लिख रहा हूं डी डैश आर अपॉन डी टी, डैश लगा करके मैंने इनको थोड़ा अलग हट के शो कर दिया है, प्लस ये 3 टर्म यथावत हैं, प्लस एक्स डैश डी आई डैश अपॉन डी टी प्लस वाई डैश डी जे डैश अपॉन डी टी प्लस जेड डैश डी के डैश अपॉन डी टी। ये समीकरण नंबर 3 है। विद्यार्थियों, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद अच्छे से समझें, और समझने के बाद में इसको आप खुद लिख करके, जैसे जैसे मैं इसमें लिखवाता जा रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ, आप एक बार इसको लिखें, तभी आपको ये ठीक से समझ में आ पाएगा। तो इसमें एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि घूमता हुआ निर्देश तंत्र है, जिसमें हमें कॉरियोलिस बल को डिफाइन करना है। आगे आएगा क्या होता है कॉरियोलिस बल। हम इसमें ये मान के चलें S एक स्थिर तंत्र है, और ये स्थिर तंत्र S जिसके x y z ये कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट के एक्सेस हैं, अक्ष। S डैश एक घूमता हुआ तंत्र है जिसका एग्जाम्पल पृथ्वी हो सकती है, और अगर पृथ्वी है तो उसके लिए ओमेगा
की वैल्यू जो कोणीय वेग है ओमेगा, इसका मान ये इस तरह से होता है 7.35 इंटू 10⁻⁵ रेडियन पर सेकेंड। ये इस तरह से इसका वैल्यू होती है। तो ये गतिशील पृथ्वी का कोणीय वेग ये है। स्थिर तंत्र में m द्रव्यमान के इस कण की t समय पर स्थिति r वेक्टर दैट इज x i कैप प्लस y j कैप प्लस z की कैप सिंपल है। स्थिर तंत्र के सापेक्ष निर्देशांक x y z हैं, तो ये वैल्यू होगी। इसी तरह से गतिशील तंत्र जो है उसके सापेक्ष डैश के रूप में होगी। यहाँ सिर्फ समझने का ये है कि चूंकि गतिशील तंत्र है तो इसके लिए I भी गतिशील है, एकांक सदिश भी गतिशील है, I डैश J डैश K डैश, तो ये कांस्टेंट नहीं होंगे समय के सापेक्ष। स्थिति सदिशों को हमने यहाँ एज्यूम किया है I J K, ये S तंत्र के सापेक्ष, I डैश J डैश K डैश ये S डैश तंत्र के सापेक्ष, तो ये इनके स्थिर तंत्र के सापेक्ष तो स्थिति ये होगी और गतिशील तंत्र के सापेक्ष स्थिति ये होगी। लेकिन मूल बिंदु इनका एक ही बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु है, इसलिए मूल बिंदु के सापेक्ष ये दूरी r डैश या ये दूरी r, दोनों ये एक समान है। तो हमने इस स्थिति को r को इस रूप में निरूपित कर दिया है, r इज इक्वल टू डैश के रूप में। अब वेग की बात करते हैं। तो वेग पिंड का स्थिति सदिश तो ये है, तो यहां पर वेग v इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन किया, और इस डिफरेंशिएशन में यहां सिर्फ और सिर्फ समझने का है कि I J K ये भी डैसेज हैं जो समय के साथ बदल रहे हैं, तो इनके भी डिफरेंशिएशन करने पड़ेंगे। तो ये हमने इनके भी डिफरेंशिएशन करने होंगे। इस वाली टर्म को, इसमें पहली जो तीन टर्म हैं, इन पहली तीन टर्म्स को हमने d डैश r अपॉन dt ये नाम दे दिया। तो पहली तीन टर्म तो ये हो गई और लास्ट की तीन टर्म ये तीनों टर्म ये है। सो इट इज इक्वेशन नंबर 3। यहां तक हम लोगों ने अभी पढ़ा है। अब इसके आगे अपन देखते हैं। डी आई डैश अपॉन डी टी, डी जे डैश अपॉन डी टी, डी के डैश अपॉन डी टी, इनकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? तो इसके लिए हम लोग जानते हैं एक घूमता हुआ तंत्र। मान लिया जाए कि कोई पिंड है और ये पिंड घूर्णन गति करता है, तो इसका प्रत्येक कण भी इस अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति करता है, और इसका कोणीय वेग यदि हम ओमेगा मान के चलते हैं, ओमेगा, तो इसके लिए हम लोगों ने गत वर्षों में एक फॉर्मूला पढ़ा था घूमते हुए निर्देश तंत्र के लिए, दैट इज v इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ये हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, रोटेशन का है, घूर्णन का है। तो इसी प्रकार यहाँ r के स्थान पर I J K हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये मेरे को मिलेगा डी आई डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आई डैश का। इसी प्रकार डी जे डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस जे डैश कैप, या फिर डी के डैश कैप अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस के डैश कैप। तो इस तरह से हम ये स्थिति सदिशों में परिवर्तन की दर ज्ञात करते हैं, और ये स्थिति सदिश घूर्णन गति करते हुए तंत्र के लिए हैं, और यहाँ पर भी ये हमारा तंत्र घूर्णन गति करता है ओमेगा कोणीय वेग से। तो ये रैखिक वेग और कोणीय वेग के संबंध से हम इनको ज्ञात करते हैं। समीकरण 3 में हम ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें। ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर 3 था, v इज इक्वल टू दिस मच, और इसके मान तो ये आएगा समीकरण 3 में। जब हमने ये सब्स्टिट्यूट किया तो डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी डैश आर
अपॉन डी टी, पहली टर्म तो यथावत है, प्लस ओमेगा क्रॉस आई डैश कैप, पहला घटक पहला टर्म, प्लस और इसका मल्टीप्लिकेशन है एक्स डैश से। ये इक्वेशन नंबर 3 था, तो इसमें पहली टर्म यथावत और एक्स डैश से इसका मल्टीप्लिकेशन है, तो ये एक्स डैश से मल्टीप्लिकेशन प्लस वाई डैश इंटू ओमेगा क्रॉस जे डैश कैप प्लस जेड डैश इंटू ओमेगा क्रॉस के डैश कैप. So these are the values which I have put in equation number 3. It may be solved like as d dash r upon dt plus x dash को इससे मल्टीप्लाई करें तो x dash ओमेगा भी इसमें है, तो ओमेगा क्रॉस को एक साथ ले लें, या हम इसको इस वे में लिखते हैं ओमेगा क्रॉस एक्स डैश आई डैश का पहली टर्म प्लस ओमेगा क्रॉस वाई डैश जेड डैश का प्लस ओमेगा क्रॉस जेड डैश के डैश का, और यहाँ से ओमेगा इन तीनों टर्म्स में से मैं बाहर ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास में डी डैश आर अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस पहली टर्म है एक्स डैश आई डैश कैप प्लस दूसरे टर्म से वाई डैश जे डैश कैप प्लस तीसरा है जेड डैश एंड के डैश कैप. सो इट्स वैल्यू दैट इज इक्वल टू आर. इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने ये देखा था कि बाय इक्वेशन नंबर 1 इट्स वैल्यू इज इक्वल टू वेक्टर आर. सो आई गेट डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी डैश आर अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर. ये इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 4. विद्यार्थियों, इस समीकरण 4 में हमारे पास में दो तो डिफरेंशिएशन के टर्म हैं. पहली टर्म है डी आर अपॉन डी टी और दूसरी टर्म है डी डैश आर अपॉन डी टी. इन दोनों टर्म्स का फिजिकल सिग्निफिकेंस हम देखते हैं, तो डी आर अपॉन डी टी तो टोटल रेट ऑफ चेंज है, जिसको हम नाम देते हैं वेलोसिटी, ये, और इस वेलोसिटी को हम कह दें इन एस फ्रेम, एस तंत्र में. इसी प्रकार डी डैश आर अपॉन डी टी को अगर मैं वी डैश शब्द से निरूपित करता हूं तो ये भी वेग है, लेकिन ये वेग एस डैश तंत्र के सापेक्ष. बहुत अच्छे से समझना विद्यार्थियों कि एस डैश तंत्र के सापेक्ष वेग क्यों होगा, क्योंकि एस डैश तंत्र में एस डैश के सापेक्ष आई डैश जे डैश के डैश फिक्स होंगी, क्योंकि जब तंत्र भी घूम रहा है तो उसके अक्ष भी घूम रहे हैं, दोनों एक साथ हैं, इसलिए उसके लिए तो ये स्थिर होंगी आई डैश जे डैश के डैश. तब ये सीधा सीधा डिफरेंशिएशन है, और इस डिफरेंशिएशन की वैल्यू एक्स डैश डी आई डैश अपॉन डी टी प्लस वाई डैश डी जे डैश अपॉन डी टी प्लस जेड डैश डी नो ये था डी एक्स डैश अपॉन डी टी आई डैश कैप प्लस डी वाई डैश अपॉन डी टी जे डैश कैप प्लस डी जेड डैश अपॉन डी टी के डैश कैप. ये वैल्यू हम पीछे देख चुके हैं, और ये वैल्यू मैंने समीकरण 2 में लिखते समय ये ली थी. तो ये एस डैश तंत्र का एस डैश तंत्र के सापेक्ष वेग होगा, कण का वेग. ओके, तो मेरे पास में ये इक्वेशन 4 मुझे मिली है. डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी डैश आर
अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। इस इक्वेशन में से अगर मैं आर को हटा देता हूं तो ये मेरे पास में d अपॉन डी टी के रूप में एक संकारक प्राप्त होगा, d अपॉन डी डैश अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस क्रॉस। ओके, ये यहाँ कोई नहीं होगा। तो ये तो समीकरण 4 है और इसको मैं कहता हूँ समीकरण 5 के रूप में। ये चीज होगी एक अवकलन का संकारक। अवकलन का संकारक इस रूप में है कि d अपॉन डी टी समय के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, ये d डैश अपॉन डी टी ये भी समय के सापेक्ष डिफरेंशिएशन है, लेकिन ये d अपॉन डी टी एस तंत्र के लिए है और d डैश अपॉन डी टी ये एस डैश तंत्र के लिए अवकलन है। और दोनों में परस्पर संबंध इस सूत्र से है, समीकरण 5। तो समीकरण 5 तंत्र एस व एस डैश में समय के सापेक्ष अवकलन के समय के सापेक्ष अवकलन के संकारक हैं। ओके, तो मेरे पास में इक्वेशन 4 है और इक्वेशन 5। इन समीकरण 4 और 5 से हम त्वरण के रूप में देखें और समीकरण 4 को देखते हैं तो ये वेग का रूपांतरण होगा और समीकरण 5 से हम कैलकुलेशन करते हैं त्वरण के रूपांतरण के। दोनों एस तंत्र और एस डैश तंत्र में वेग हो गए, तो समीकरण 4 को हम कहेंगे समीकरण 4 दैट इज डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी डैश आर अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर, यानी कि वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर v डैश प्लस ओमेगा v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर। तो ये होगा वेग का रूपांतरण जबकि तंत्र एस डैश घूर्णन कर रहा है और उसके तीनों अक्ष परस्पर घूर्णन करते हैं। इसी प्रकार त्वरण की बात करते हैं हम, तो त्वरण a वेक्टर इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी मीन्स इट विल बी d अपॉन डी टी इंटू डी आर अपॉन डी टी। तो d अपॉन डी टी और डी आर अपॉन डी टी ये वैल्यू होती है डी टू आर अपॉन डी टी 2। आप सभी विद्यार्थी जानते हैं इनको। तो ये तो मैं रखता हूं समीकरण 5 से मान, और इसको मैं रखता हूं समीकरण 4 से मान। वैल्यू पुट करना, मान रखने पर ये वैल्यू हम पुट करते हैं। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू डी टू आर अपॉन डी टी 2 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। इसमें ये समीकरण 5 से मैंने वैल्यू पुट की, तो डी डैश अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस, ये तो समीकरण 5 का अवकलन का संकारक, और समीकरण 4 के रूप में ये वैल्यू होगी डी आर अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। समीकरण 4 में आर ऑपरेट हो चुका है और समीकरण 5 में ऑपरेशन नहीं है, आर का संकारक नहीं, तो इसलिए ये केवल संकारक है। अब इस संकारक को हम हल करते हैं, तो यहां से डी टू आर अपॉन डी टी टू इज इक्वल टू
पहले ऑपरेशन में इस संकारक के सापेक्ष करूंगा, तो ये इन दोनों के लिए मुझे हल करना पड़ेगा। तो ये आएगा पहली वैल्यू डी डैश अपॉन डी टी एंड इट विल ऑपरेट बाय डी आर अपॉन डी टी फर्स्ट। सेकंड, इसका इन दोनों के सापेक्ष होगा डिफरेंशिएशन, बीच में प्लस। तो दोनों के सापेक्ष जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो पहली तो पद ये है और दूसरा पद ये है, u इंटू वी के अनुरूप। तो पहले में होगा डी डैश ओमेगा अपॉन डी टी क्रॉस आर, प्लस दूसरे के साथ में इसका डिफरेंशिएशन में ओमेगा क्रॉस तो यथावत इंटू डी डैश अपॉन डी टी आर, ये आएगा। अब अगले जो टर्म होगी वो इस ओमेगा के साथ में ऑपरेशन करना होगा इन दोनों पदों का, तो प्लस ओमेगा क्रॉस इसका इसके साथ में डी आर अपॉन डी टी, प्लस अगला ओमेगा को इनके साथ में तो ओमेगा क्रॉस आर, ये दोनों, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा। इस टर्म में विद्यार्थियों चूंकि ओमेगा ये नियत कोणीय वेग है, एस डैश तंत्र के लिए है, एस डैश तंत्र के लिए डी डैश ओमेगा अपॉन डी टी का मान 0 होगा, क्योंकि नियत कोणीय वेग है एस डैश तंत्र के लिए, इसलिए ये वाली टर्म 0 होगी और इस 0 को इससे गुणा करूंगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी। अब मेरे पास में ये डैश में है, मेरे पास में वैल्यू आएगी d2 r अपॉन dt2 इज इक्वल टू, पहली टर्म में डिफरेंशिएशन ये डैश के रूप में है, तो ये d2 डैश r अपॉन dt2 फर्स्ट, प्लस सेकेंड टर्म इसकी वैल्यू 0 होगी, प्लस थर्ड टर्म ये और ये दोनों एक समान हैं, जुड़ जाएंगी तो 2 ओमेगा क्रॉस डी डैश आर अपॉन डी टी, और लास्ट टर्म प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ये वैल्यू। ओके, सो डी डैश 2r अपॉन dt2 इज इक्वल टू, यानी कि इस टर्म का मान, और जब मैं इस टर्म का मान लूंगा तो ये दोनों टर्म इधर आएंगी जो माइनस हो जाएगी पक्षांतरण में। तो पहली टर्म तो ये यथावत रहेगी d2r अपॉन dt2, ये टर्म इधर आएगी तो -2 ओमेगा क्रॉस डी डैश r अपॉन dt, और ये भी माइनस हो जाएगी माइनस ओमेगा क्रॉस आर, ये टर्म। इक्वेशन नंबर 6। अब चूंकि d डैश 2r अपॉन dt2, इसको हम ले लेंगे एस डैश तंत्र में त्वरण a डैश, या d2r अपॉन dt2 ये एस तंत्र का त्वरण, तो त्वरण की वैल्यू होंगी a डैश इज इक्वल टू a -2 ओमेगा क्रॉस डी डैश आर अपॉन डी टी माइनस ओमेगा क्रॉस आर, ये वैल्यू होगी। और इस वैल्यू में को अगर हम इसको दोनों ओर m से गुणा कर देते हैं तो मेरे पास में इक्वेशन बनेगी m a डैश इज इक्वल टू m a माइनस 2 m ओमेगा क्रॉस डी डैश r अपॉन डी टी माइनस m ओमेगा क्रॉस आर, ये टर्म।
इस इक्वेशन में, दैट इज इक्वेशन नंबर 7, इसमें हमें कुछ अलग पद मिले हैं, यानी कि एफ डैश इज इक्वल टू एफ माइनस 2m ओमेगा क्रॉस डी डैश आर अपॉन डी टी माइनस m ओमेगा क्रॉस आर। ये दो टर्म एक्स्ट्रा टर्म। एस तंत्र का बल ये है, एस डैश तंत्र का बल ये है, लेकिन जब एस डैश तंत्र का बल देखता हूं तो एस तंत्र के बल से इन टर्म के रूप में अलग से एक्स्ट्रा मिलता है। इसका मतलब ये इक्वेशन मेरे पास में हो सकती है एफ डैश इज इक्वल टू एफ प्लस डेल्टा एफ। डेल्टा एफ में ये दोनों टर्म होंगी, जहां डेल्टा एफ इज इक्वल टू -2m ओमेगा क्रॉस डी डैश आर अपॉन डी टी -m ओमेगा क्रॉस आर। ये दो टर्म होंगी। इनको दोनों को मिला करके हम नाम देंगे आभासी बल या छदम बल। ये आभासी बल या छदम बल उत्पन्न हुए हैं तंत्र की घूर्णन गति के कारण। विद्यार्थियों, मैंने आपको शुरू में भी बताया था, जब हमने आभासी बल को पढ़ा तो उसमें दूसरा एग्जाम्पल, यानी कि जो घूर्णन गति करता हुआ तंत्र होता है, वो तंत्र भी एक अजड़त्वीय तंत्र होता है और उसमें आभासी बल कार्य करते हैं। इनमें दो बल हैं हमारे पास में, एक बल तो पहली टर्म के रूप में है और दूसरा बल ये दूसरे टर्म के रूप में है। तो दूसरी वाली टर्म है m इंटू ओमेगा क्रॉस आर। ये तो होता है अभिकेंद्रीय या अपकेंद्रीय बल, और इस बल का नाम होगा कॉरियोलिस फोर्स, कॉरियोलिस बल। इनके बारे में डिटेल मैं अपने अगले लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा। तो ये मैथमेटिक्स है। अभी आप इसको मैथमेटिक्स को एक बार हल करें और इसको हल करने के बाद में खुद अपने हाथ से हल करें, अपने पेपर पर हल करें, पीडीएफ को देखते हुए हल करें और इस लेक्चर को देखते हुए आप इसको हल करें। इसके बाद में अगले लेक्चर में मैं आपको इस बल की फिजिकल सिग्निफिकेंस, भौतिक सार्थकता के बारे में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।